एवरीवन दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आर्मी 2025 के जो भी आपके एग्जाम देने जा रहे हो उसके लिए जीके जीएस की शानदार क्लास रहेगी। सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं, सभी बच्चे अपना कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। चैट सेक्शन के अंदर आपका आंसर चलना चाहिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपके चैट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है। उस लिंक को क्लिक कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो सभी विद्यार्थी। और एक बार सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, जो भी चैनल पे नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब करोगे। 2025 आर्मी के जो भी एग्जाम्स होने वाले उनके लिए शानदार रामवन क्लास रहेगी। अग्निवीर वाले अब खड़े हो जाओ, थोड़े दिनों में आपके लिए नोटिफिकेशन आने वाला है 2025 का, तो तैयार हो जाओ, बेल्ट कस लो भैया सभी विद्यार्थी। तो बढ़ते आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। आवाज ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सभी बच्चे अपना आंसर कॉपी पेन में साथ साथ लिखते चलेंगे। प्रत्येक बच्चे का उत्तर देखूं, कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा, अपने आंसर पे ध्यान देगा। सचिन बेटा को कहां बताया था मैंने बैठने के लिए? अगर कोई बोले ना फिर देखिए। हाँ बिल्कुल, लिखते चलना कॉपी नोटबुक के अंदर। देखिए पहले प्रश्न का नाम क्या दिए गए। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान दिए गए ऑप्शन में किस राज्य में पड़ता है? नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है दिए गए ऑप्शन में किस राज्य के अंदर पड़ता है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य के अंदर है? कॉपी पेन साथ रखेंगे सभी विद्यार्थी, अपना आंसर लिखते चलेंगे सभी विद्यार्थी। नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान वहां पड़ता है जहां पर सर्वाधिक क्या पड़ते हैं भैया? नहीं, वनों की बात की जाए तो वो तो मध्य प्रदेश है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, अभी क्या बोला था मैंने यार, ठीक है ना? तो भारत का प्रवेश द्वार आपके अरुणाचल प्रदेश, और यहीं आपका क्या पड़ता है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो राइट उत्तर होगा लाडले, वो याद रखना कौन सा है? आपके बी उत्तर। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट है। पहले प्रश्न का बी बिल्कुल राइट उत्तर है। बताएंगे सभी बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न, दिए गए 4 ऑप्शन में से ये बता दो कौन से राज्य को टाइगर स्टेट बोलते हैं? टाइगर स्टेट ये बता सकते हो? बिल्कुल, टाइगर स्टेट जो कहा जाता है वो आपके मध्य प्रदेश को कहा जाता है। बिल्कुल राइट उत्तर। टाइगर स्टेट भारत के कौन से राज्य को बोला है? मध्य प्रदेश को बोला है। बिल्कुल 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 शानदार भाई साहब। एक सेकंड रुक जाओ, अब अपन बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। हाँ, लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे, लाइक एंड शेयर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिए? नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय बताइए। अंतरराष्ट्रीय आपके मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। राघवेंद्र तेरे कपीड़ दूं क्या एक आधा? तेरे को क्या समझाया था अभी? ये और बच्चे भी तो हैं, चुप नहीं रह जाता क्या? तो लिख ले अपनी नोटबुक के अंदर, मैं देख लूंगा कितने तूने तीर मारे, कितना सही किया। हाँ, इतना ज्यादा ही बता रहा है क्या तू? इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, याद रखना आपके ये अमेरिका की राजधानी के अंदर, जिसे कहा जाता है वाशिंगटन डीसी, और इसी के अंदर पड़ता आपके वर्ल्ड बैंक। तो याद रखना विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहां पे है? विश्व बैंक का मुख्यालय भी याद रखना आपके वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर। जबकि यूएनओ की अगर बात की जाए, यूएनओ का मुख्यालय कहां पड़ता है? न्यूयॉर्क में, जनेवा के अंदर। याद रखना आपके डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय पड़ता है। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न बताएंगे, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? बिल्कुल याद रखना टेम्स नदी। पेरिस एक शहर है, वो सीन नदी के किनारे है। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी बच्चे। तीसरे नंबर प्रश्न, कॉपी पेन सभी लिखते चलेंगे। क्या दिया गया है प्रश्न में? देखिए कि कालीकट एक जगह है लाडले,
और ये कौन से राज्य में है जहां पर एक कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पड़ता है, क्योंकि उस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन भी करते हैं, मसालों का उत्पादन भी करे जाता है। बिल्कुल जीतू ने उत्तर दिया, यहां सी उत्तर बिल्कुल राइट है आपका, केरल में। लगाते चलेंगे सभी विद्यार्थी, कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे कमेंट करते चले। बिल्कुल सचिन झुंझुनू ने केरल उत्तर दिया है, रवि कुमार ने अमेरिका, और नेहा ने दिया है राधे राधे गुरुजी नमस्कार। यहां उत्तर की बात कर रहा हूं मैं। इधर आइए, अगले प्रश्न को देखिए, 4 नंबर प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय युवा जिसे बोलते हैं आपके नेशनल यूथ डे, किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया ए उत्तर 11 नवंबर को, 23 दिसंबर को, 13 फरवरी को और यहां 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता आपके स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, यह आपको ध्यान देना है। 11 नवंबर को बनता है शिक्षा दिवस, क्या बनता है? शिक्षा दिवस। 23 दिसंबर को बनता है किसान दिवस, और 13 फरवरी को बनता है राष्ट्रीय महिला दिवस, और 12 जनवरी को आपका राइट उत्तर होगा यहां पर युवा दिवस। क्या बताओगे भैया? युवा दिवस। ये तीनों बातें याद रखना जो एक्स्ट्रा बताइए। राधे राधे गलत बोल दिया क्या? अरे नेहा बेटा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, गलत क्या है सही क्या है ये वक्त आपको वक्त पे ही बताएगा। कृपया करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कजरी या काजरी, इसे कजरी भी बोलते, कजरी या काजरी किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य? एक तरह मुंह पे मारूंगा, लिख ले, खड़ लिख है, मैं देखो ही लिख है। कजरी भारत के कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है? कजरी भारत के कौन से राज्य का? हरियाणा का जो लोक नृत्य वो याद रखना धमाल। क्या बताओगे? धमाल। और प्लस में आपके सांग नृत्य, ठीक है ना। और हॉर्नबिल त्योहार पूछे तो कहां का है? वो आपके नागालैंड का। हॉर्नबिल त्योहार पूछ ले, लाई हरोबा त्योहार पूछ ले तो याद रखना त्रिपुरा, ठीक है ना। और यहां जो राइट उत्तर होगा वह दिया गया ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश। हाँ, और राजस्थान के लोक नृत्य का नाम है घूमर। क्या नाम भैया? घूमर। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश सही है। एक बात बताएंगे सभी बच्चे, इन चारों राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है? एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य, एरिया में बड़ा राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल राजस्थान सबसे बड़ा है। जबकि चारों ऑप्शन में जनसंख्या में ज्यादा कौन है? उत्तर प्रदेश। ना ही ला पैर ने यार, डांट ले गात ने ध्यान जान लग रहे, टूपसी के ही लावे यार, डटा नहीं बेड़ा करे ने पाड़ो लग गया ने, माल खाए करो। इधर देखिए, भारत में फूलों की घाटी नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी। और अगर आपको फूलों की खेती करनी हो, उस विधि को बोलते हैं आपके फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और फूलों की घाटी नामक जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, ये दिए गए क्या सिक्किम में, क्या हिमाचल प्रदेश में, क्या जम्मू एंड कश्मीर या उत्तराखंड? तो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है लाडले, वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सभी बच्चे शेयर करेंगे भाई सेशन को, लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे, लाइक शेयर में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 7वां प्रश्न अच्छा है। संतोष ट्रॉफी दिए गए ऑप्शन में किस क्षेत्र में? लिख ले लाला, गलत है यार तू, क्या बार बताऊं? यो संतोष ट्रॉफी 100 बार बता दी है, अंत है कोई चीज को भी मैं कुक कर ले न। फुटबॉल डेली के 10% याद किए तूने? नहीं, 10 रुपए की रेडीमेड चाहिए, वो तो पहले भाग के ले लेगा। रोज बोलता 10% याद कर ले, नहीं।
कोई चीज देखते हॉकी, क्यों मेजर ध्यानचंद है क्या, या मेजर ध्यानचंद की लुगाई है या संतोष? संतोष ट्रॉफी याद रखना, ये आपके फुटबॉल में दी जाती है। किस में दी जाती है? फुटबॉल के अंदर। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। 1857 की जब क्रांति या विद्रोह किया गया, निम्नलिखित में से भारत का वह क्या बना था? अंतिम गवर्नर जनरल था ये, अंतिम गवर्नर जनरल। याद रखना, लॉर्ड डलहौजी 1856 तक ही रहा था, उसके बाद आपके 1858 तक ये क्या रहेगा? आपके गवर्नर जनरल। फिर उस व्यक्ति को गवर्नर जनरल के बाद पद को चेंज करके बता दिया जाएगा वाइस रॉय। तो भारत का पहला वाइस रॉय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल दोनों एक ही बात है, जो इस समय आपके क्या रहे थे? गवर्नर जनरल। बिल्कुल राइट उत्तर मोनू ने उत्तर दिया है, लॉर्ड कैनिंग। दिए गए ऑप्शन में सी उत्तर बिल्कुल राइट है, लॉर्ड कैनिंग। आपको ध्यान देना है लाडले। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। महात्मा बुद्ध, जिसे गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, महात्मा बुद्ध या इसे गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, या इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ भी है। इसकी जन्म की भूमि पूछे तो लुम्बिनी नेपाल, और महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया, जो जन्म के 7वें दिन मर जाती है। और इसका लालन पालन पोषण बौद्ध धर्म की पहली भिक्षुकणी यानी कि प्रजापति गौतमी के द्वारा। तो इसका राइट उत्तर होगा आपके, सबसे पहले ज्ञान पूछ रहा है तो याद रखना आपके बोध गया। और बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर। गया नामक एक जगह है। जैसे ही बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो इस जगह के आगे एक शब्द लगा दिया, बोध गया। क्या लगा दिया? और पूछ लेगा ये किस पेड़ के नीचे बैठा था? पीपल के पेड़ के नीचे। किसके? पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है ना, कर लोगे? क्या चीज? हाँ, तो गया मंदिर भी तो है। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये अच्छा प्रश्न है। हमारी जो वर्तमान में आप देख रहे हो मल्लिकार्जुन खड़गे उसके अध्यक्ष है, उसे कांग्रेस पार्टी बोलते हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है वर्तमान में, उसका नाम आपको बताना है, मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कब बनी थी ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल 28 दिसंबर आपके 1885 में। और इसका गठन जो किया था वह ए.ओ. अयूम के द्वारा। और कांग्रेस पार्टी का पहला अध्यक्ष बना था आपके W.C. बनर्जी। तो दिए गए ऑप्शन में आपके राइट उत्तर हो जाएगा ए उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न बताएंगे, प्रश्न संख्या 11। भारतीय संविधान में मूल जो आपके अधिकार है, जिन्हें मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है, फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है, जिनकी संख्या 7 होती थी लेकिन आज कितनी है? 6। जिसे भारतीय संविधान में हमने कौन से देश से अपनाए हैं? तो याद रखना आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। जिनके लिए भारतीय संविधान के भाग संख्या आपके बताना है, लेकिन अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इनके अनुच्छेद है। तो ये भाग संख्या कौन से मोनू जाट? भाग संख्या 4 के अंदर दिए गए हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग संख्या 2 में दिए गए, ये 4 में नीति निर्देशक तत्व है, 7 भाग संख्या 7 को निरस्त कर दिया गया, अभी नहीं है, ये वर्तमान में खत्म कर दिया। तो याद रखना भाग संख्या 3, भाग संख्या 2 में दी गई है नागरिकता। भाग संख्या 2 में हम नागरिक है, फिर हमें अधिकार मिल गए, हम किसी राज्य में रहने तो हमारे राज्य को भी लोक कल्याणकारी बनाए जाए। अगले प्रश्न को देखोगे क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। कंप्यूटर के अंदर या जो भी आप डाटा सेव करते हो, तो डाटा जब सेव होता है तो उसकी सबसे छोटी से छोटी एक यूनिट होती है, उतने से शुरू होती है, कितने भी ऊपर जा सकती है। कंप्यूटर के मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं क्या? रिकॉर्ड या फाइल या बिट या बाइट? याद रखना बिट से बड़ा होता है आपके बाइट।
सबसे छोटा याद रखना आपके बिट होता है, और बिट 4 बिट मिलते हैं तब आपके क्या बनता है, एक निब्बल बनता है। क्या बनता है, एक निब्बल बनता है। और याद रखना आपके पास 2 निब्बल है तो आपके पास क्या, एक बाइट है। और 8 बाइट का, 8 बिट का क्या बनाओगे आप, एक बाइट बनाओगे। अब इतना भी प्रश्न आ जाए, सर बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। 8 बिट बन के क्या बनेगा आपके, अगर प्रश्न आ जाए कि यहां पर एक शब्द दे दिया बाइट, क्या दे दिया, बाइट, क्या यहां पर मैं बिट लिखने से काम चल जाएगा क्या? क्या 8 बिट लिखने से और बराबर में बाइट लिखने से काम चल जाएगा क्या? अब बताइए इनमें से ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है? दिए गए इन 2 ऑप्शन में कौन सी बात सही है जी? तो नीचे वाला कैसा सही है, ऊपर वाला 8 बिट नहीं है सही। एक बिट भी है और एक 8 बिट भी है और एक ये इक्वल बराबर है, ये कौन सा सही है, या दोनों बातें सही है? बराबर का मतलब होना चाहिए इसकी तुलना, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर इसके पास 2 गर्लफ्रेंड है ना, तो इसके पास भी 2 गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। इसके पास 8 गर्लफ्रेंड है लेकिन वो छोटी मोटी है, इसके पास तगड़ी तगड़ी गर्लफ्रेंड है 2, और 2 गर्लफ्रेंड और 8 गर्लफ्रेंड इनकी बराबर है, इसलिए ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। अब क्या समझा, मेरी बात सुन। इसकी वैल्यू का मतलब है, बाइट एक बड़ा यूनिट है जिसके अंदर कितने बिट को डाल दोगे तब जाकर एक बाइट बनेगा, 8 बिट को। तो 8 बिट बोलो या 1 बाइट बोलो, दोनों बातें सही हैं, सही है ना? ठीक है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? तो ध्यान देना, आपके उत्तर संख्या सी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। चंद्र ग्रहण कब हो सकता है? क्या चंद्रमा को देखने से चंद्र ग्रहण होता है, या चंद्रमा को छेड़ने से चंद्र ग्रहण होता है, या चंद्रमा, जैसे चंद्रमा का पर्यायवाची होता है शशि। अगर आप शशि नाम की लड़की से बात करते हो, किसी की है क्या कोई शशि नाम की गर्लफ्रेंड, तो वो आपको अवश्य बताएगी। प्रशांत कह रहा है तेरी शशि का है, तेरी तो अंजलि है, पागल, बदनाम कर रहा है अंजलि को। तो याद रखना, चंद्र ग्रहण की जो तिथि बनती है, यहां राइट उत्तर होगा आपके चंद्र ग्रहण। ये आपके सन है, ये क्या आपके सन, और यह आपके अर्थ है। अगर अर्थ और सन के बीच में जब कभी भी आपके क्या होगी, मून होगी, तो आपके चंद्र ग्रहण बनेगा। क्या बनेगा? चंद्र ग्रहण बनेगा। हाँ, मून होगी, चंद्रमा होगी। याद रखना, चंद्रमा मेल नहीं, चंद्रमा फीमेल है। अब कभी पता, आप इतना सोचते हो चंदा मामा, वो गलत बोल रहे हो। एक्चुअल में जब आप इसका इंग्लिश का व्याकरण करोगे, इंग्लिश की ग्रामर में समझोगे, तो वो मामी है, मामा नहीं है। मामा तो और कोई है, ठीक है ना? हाँ, चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, मयंक, राकेश भी होता है। अरे तेरी लाली नाम आने ये। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य, चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। उत्तर संख्या यहां पर सी उत्तर सही है। और ये आपके कौन सी तिथि को बन सकता है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन। एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा ये 2 बार हो सकता है। चंद्र ग्रहण एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा कितनी बार होगा? 2 बार। और कम से कम कितनी बार होगा? ये 0 बार। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। इंडिया विंस फ्रीडम, रुक जाओ यार, मैं आ रहा हूं। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक का नाम दिए गए ऑप्शन में महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की एक नारा पढ़ना आप, नारा, उस नारे का नाम है संपूर्ण, संपूर्ण क्रांति। तो कई बार पेपर में आता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक नारा याद रखना जिसे आराम, आराम हराम है। जीतू बेटा ये बता, करो या मरो? बिल्कुल। तो इस प्रश्न के उत्तर का नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। उत्तर संख्या आपके बी बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न का मुझे उत्तर बताएंगे सभी विद्यार्थी। भारतीय
सॉरी यहाँ पे भारतीय ने, यहाँ पर शब्द दिया गया संविधान को लिखने वाला या बनाने वाला या निर्माण करने वाले पहले देश का नाम बताना है। दुनिया का सबसे पहले लिखित संविधान तैयार करने वाले देश का नाम। दिए गए ऑप्शन में अमेरिका, भारत, रूस या चीन। दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सी बात सही है? ना इलाया ना के पारे है यार, ना ज्यादा अलग है। ऊपर, हाँ ऊपर धर के बैठ जाओ। कौन माने हो? निर्माण भारतीय संविधान की अगर बात की जाए वो बहुत पुराना है, लेकिन याद रखना यूएसए का सबसे पुराना 89 में ये बनके तैयार हुआ, लेकिन अमेरिका के संविधान को जो लागू किया गया वो 1790 में। अब कई बार प्रश्न आते हैं कि अमेरिका का संविधान कब पारित हुआ था। जैसे हमारा संविधान 1949 में और 1950 में लागू, उसी प्रकार अमेरिका का जो संविधान तैयार हुआ था वो 1789 के अंदर। तो दिए गए ऑप्शन में आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपके बी उत्तर भैया। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी बच्चे। भारतीय मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य होना चाहिए और उस राज्य के लिए या उस देश के लिए एक शब्द दिया गया पाकिस्तान शब्द का नाम सर्वप्रथम। ये चौधरी चादरी क्या बार तो करा दियो। हाँ सब कुछ होगा। याद रखना पाकिस्तान नामक जो शब्द दिया गया है वह आपके पाकिस्तान देश का पिता जो बोलेंगे ना वो मोहम्मद अली जिन्ना को बोलेंगे, लेकिन पाकिस्तान नामक जो एक शब्द दे दिया वह दे दिया किसने? याद रखना चौधरी रहमत अली के द्वारा। दिए गए उत्तर में आपके डी। तो यो लाग रहे हो कई दिनों मान जा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। क्या दिया गया? भारत का एक सबसे नया रेलवे जोन बनाया गया और इस जोन का नाम है आपके 18वां रेलवे जोन, और ये 27 फरवरी 2019 को बनके तैयार हो गया। अब आपको पता चल गए हमारे भारतीय रेलवे के अंदर टोटल कितने जोन है? 18। 18 में से 17 प्लस 1। अब 1 का मतलब क्या है? बिल्कुल एक मेट्रो जोन है सर, वो कलकत्ता में, और बाकी आपके रेलवे जोन। तो टोटल 18 जोन है। इन 18 में से जो सबसे नया रेलवे जोन है उसका नाम है दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, और ये पड़ता है आपके विशाखापट्टनम। तो भारत का सबसे नए रेलवे जोन की लोकेशन कहाँ है? विशाखापट्टनम, यानी कि आंध्र प्रदेश, या बोल सकते हो पूर्वी तट, जो किससे लगा है? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश से लगा है गुरुजी। राम राम गुरुजी, राम राम भाई, राम राम। एक बार सभी बच्चे लाइक से ठोकेंगे फटाफट से, लाइक से ठोकते चलेंगे सभी बच्चे। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या ऑप्शन दिए गए। हवाई द्वीप किसके द्वारा खोजा गया और ये कहां पड़ता है? एक हवाई द्वीप है बेटा, और ये हवाई द्वीप पड़ता है आपके पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का हिस्सा है, और ये किस जगह पड़ता है? ये यूएसए। और ये खोज की थी आपके कैप्टन कुक के द्वारा। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके ए उत्तर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। लगाते चलेंगे भाई सभी बच्चे, लिखते चले। जो भी नया पर्सन लिखता है उसको कॉपी में लिख लिया। देखो मोनू नाम का बच्चा लिख भी रहा है, क्यों? इसको पता है। तुम्हें तो जैसा बोल दो वैसा करते हुए नहीं, लिख लें ना का घर चल जाऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
अगले प्रश्न का उत्तर बताओगे क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न कि अजंता एलोरा की गुफाएं भारत के कौन से राज्य में पड़ती हैं? जो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो पाषाण काल पत्थरों के समय में चलती थी, और ये जो दोनों गुफाएं हैं लाडले, ये याद रखना आपके बीजापुर कर्नाटक या मुंबई महाराष्ट्र या हैदराबाद आंध्र प्रदेश या औरंगाबाद महाराष्ट्र। इस औरंगाबाद शहर को पक्का पक्का याद रखना। यहां पर मुगल साम्राज्य, औरंगजेब की पत्नी जिसे उर्फ रबिया बानो बेगम, जिसे बीबी का मकबरा बोलते हैं, और यहीं पे आपके अजंता और एलोरा की गुफा है। ये आपको ध्यान देना। हाँ, भारत में जुड़वा नगर शहर पूछ ले, जुड़वा जुड़वा नगर कौन से को बोला है? एक हैदरा और दूसरा पूछे तो कौन सा? सिकंदरा। तो भारत में जुड़वा नगर कभी भी शहर आ जाए तो हैदरा और सिकंदराबाद पेपर में पक्का पक्का याद रखना। कभी औरंगाबाद और सिकंदराबाद कर दो, नहीं, हैदराबाद और सिकंदराबाद को भारत के ट्विन सिटी के नाम से पुकारा गया है। एक और छोटा सा प्रश्न सुनना। जो अजंता और एलोरा की गुफा के साथ साथ एक गुफा मिलेगी आपको कनेरी, कनेरी की गुफा, और एक और मिलेगी एलिफेंटा, एलिफेंटा। एलिफेंटा और कनेरी की गुफाएं पड़ती है मुंबई और महाराष्ट्र में। तो एक नया प्रश्न आ गया, कनेरी की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं किस जगह है जीतू बेटा? कनेरी की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में। लिख लेता है इतनी देर में। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 20 लक 28 कुड़ीदा। ध्यान से सुनना। चोरा चोरी, चोरी चोरा नहीं है, ये चोरा चोरी कांड है। ये कांड या ये घटना के अंदर एक पुलिस चौकी और 22 पुलिसमैन, इन दोनों में क्या लगा दी? आग लगा दी भारतीय व्यक्तियों ने, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? रोक दिया। और ये घटना घटती आपके 4 फरवरी 1922 को मध्य रात्रि, जो किताबों में 5 फरवरी को बताती है। और ये घटना घटती है अंजलि प्रशांत के शहर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग
अब बताइए दोस्तों फटाफट से। हाँ बताइए दोस्तों फटाफट से। हाँ देखिए दोस्तों, बात जो होगी ना कि ना जा रहा है। आइए अब बताइए, आवाज देखिए एक बार यार थोड़ा सा। सही है जीत को कैसा ही है। तो नमक जो सत्याग्रह, उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने एक यात्रा चलाई थी, उसे बोलते हैं दांडी, दांडी मार्च यात्रा। ये मार्च में चली थी, 12 मार्च से लेकर ये 5 अप्रैल तक यात्रा चलती है। और अगले दिन 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक आंदोलन कर दिया और नमक कानून तोड़ दिया। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या यहां 20 बी। तो नमक सत्याग्रह को ही याद रखना, दूसरा नाम है दांडी, दांडी मार्च यात्रा। तो कई बार प्रश्न आता है नमक सत्याग्रह नमक कानून यात्रा का नाम क्या है, दांडी मार्च यात्रा। ये गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी 78 लोगों के साथ बेटा। तो इस प्रश्न में बी उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ आपके एसबीआई, यहां आपका शॉर्टकट बन सकता है एसबीआई। और एसबीआई के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अब ब्रांड एम्बेसडर याद रखना MS सिंह धोनी। कल परसों लिखा है। एसबीआई बैंक का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम, प्राचीन, बिल्कुल क्या बात है, इंपीरियल, इंपीरियल बैंक जो 1921 में बना था और इसका नाम बदल के कर दिया गया 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस पड़ता है आपके मुंबई में, हेडक्वार्टर कहां पड़ता है आपके मुंबई में। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए उत्तर बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न को सभी बच्चे देखेंगे क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रगान को गाने के अंदर, जीतू बोलेगा, पहले जीतू को बोलने दिया करो फिर आप बोला करो, इतना ध्यान रखना। राष्ट्रीय गान को गाने में जो समय सीमा लगती है, ज्यादा से ज्यादा आप जो खींच सकते हो इसको, वो आपके 52 ही है। और किसी सिचुएशन में इसको जब गाना पड़ जाए तो जल्दी जल्दी में 20 सेकंड ले सकते हैं, जल्दी में। तो इसका राइट उत्तर याद रखना आपके सी उत्तर 52 सेकंड। इस राष्ट्रीय गान के रचिताकार कौन है? रचिताकार जीतू बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट उत्तर बिल्कुल। एक छोटा सा प्रश्न, इस राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान में कब रख दिया? इसे संविधान का दर्जा मिला, याद रखना 24 जनवरी 1950 को। ये नई बात है। इस राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया नहीं, कलकत्ता अधिवेशन 1911, एक कलकत्ता अधिवेशन 1896 भी याद रखना। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करेंगे। विक्रम, अंजलि, अभी यादव, देसी छोरा, मीनू यादव, नेहा रविंद्रनाथ, अक्षय फौजी, लोटपोट के गुरुजी को प्रणाम। अक्षय फौजी तेरी बात, सभी बातें सही हैं, कृपया करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और सेशन को शेयर करिए दबादब। हाँ राघवेंद्र ठीक है क्या? राघवेंद्र एक बात बता, ये जो राष्ट्रीय गान है इसका नाम क्या है? बिल्कुल जनगण मन। और जनगण मन कौन से ग्रंथ या उपन्यास से लिया गया? गीतांजलि के द्वारा। अगले प्रश्न को सभी छोटे मोटे भाई देखेंगे। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत, और राष्ट्रीय गीत का नाम याद रखना वंदे मातरम। और वंदे मातरम को जो लिया गया उस किताब या पुस्तक का नाम है आनंद, आनंद मठ। और इस वंदे मातरम का रचिताकार बिल्कुल वकीम, वकीम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय या चटर्जी भी याद रख सकते हो। और इसको राष्ट्रीय गीत का जो दर्जा मिला है वो भी याद रखना 24 जनवरी 1950
1950 को, और इस राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया, वो याद रखना 1896 कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का। थोड़ी देर पहले समझाया था तुम दोनों लोंडों को कि बातें नहीं करोगे तो लिखता क्या? कौन लिखा है? ना ही ला यार, के पारे यार, मैं ऊपर धर ले आना, मेरा सिर दुखन लाग जाए, टांग हिलाओ जो थे। शाबाश लोंडे सा, वो दिखाइए। लिखने से जितना लिखोगे, जितना हाथ चलाओगे ना, प्रैक्टिस जे, हाँ, माइंड सेट। 65 सेकंड है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु, जिसे राष्ट्रीय पशु याद रखना, चीता नहीं, बाघ, जिसे मान्यता दी गई थी 1973 में। अब प्रश्न आता है, इस बाघ से पहले क्या था? पहले यानी कि पूर्व, तो याद रखना एशियाई सिंह, यानी कि आपके शेर था। और ये एशियाई सिंह भारत में एक ही जगह मिलते, जिनका नाम है गिर नेशनल पार्क, गुजरात। बाघ। अब प्रश्न आ जाए कि सर जो बाघ है ना, ये भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक, तो एमपी में, इसलिए एमपी को बोलते हैं टाइगर स्टेट। अब एक छोटा सा प्रश्न, बाघों की जो क्या की जाती है? गणना, बाघों की गणना। तो बाघों की गणना का जो अंतराल है वो 4 वर्ष में, और पहली बार बाघ गणना शुरू की गई थी 1973 और 74, और जनगणना की गई थी आपके उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू किए गए थे बाघ गिनना। चीता तो आप हो सर जी, चीता की गणना नहीं करनी, यहाँ पे बाघों की गणना करनी है। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1 वर्ष में जो भी खर्च करना है, पैसा लगाना है, उसे बजट बोलते हैं। तो भारतीय संविधान में जो वार्षिक नामक जो बजट है, वो अनुच्छेद 112 में दिया गया। किस में दिया गया है? 112। 110 के अंदर मिलता है आपके भैया क्या? धन विधेयक। क्या मिलता है? धन विधेयक, जो मनी बिल होता है, जो लोकसभा ही लेके आती है अपने सदन के अंदर। वो वर्ष का समय है ना, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 30 मार्च तक के पूरे विवरण में कितना पैसा कहाँ है? हाँ, 31 मार्च। सॉरी सर जी, विक्रम भाई क्या दिक्कत हो गई? सचिन झुंझुनू कह रहा है सर गीदड़। सचिन कह रहा है सर आई एम गीदड़। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, राष्ट्रगान जन गण मन के रचिताकार का नाम क्या है? राष्ट्रीय गान अभी बताया था, जीतू ही बता सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर। ये फंस गया, सही कह रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय गान लिखा गया, जनगण, और इसको लिखने के बीच में जो किताब का यूज हुआ है, उस किताब का नाम क्या है? बिल्कुल गीतांजलि। हाँ, प्रशांत क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इसके पीछे अंजलि की ध्वनि है, गीतांजलि। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और चिन्ह को किस नाम से पुकारा जाता है? उसे बोलते, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछ रहा है, सिंबल पूछ रहा है। हाँ, रुक जाओ यार। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जिसका नाम है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, जो आपके 4 सिंह की मूर्ति है, देखिए, और उसके नीचे एक हिंदी भाषा में एक शब्द लिखा गया है, सत्यमेव जयते,
और इस सत्यमेव जयते को भारत सरकार ने कब अपना लिया? तो याद रखना आपके 26 जनवरी 1950। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ए उत्तर बिल्कुल राइट उत्तर है। बेसिक से रनिंग बनाने में कितना टाइम लगता है? संतोष यादव, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके गोडों के अंदर कितना ताकत या ग्रीस भरा हुआ है। कई बच्चे तो भाई साहब 10 दिन में ही बना लेते बेस को मजबूत, कईयों को 5-5 महीने लग जाते हैं। वो खुद पे डिपेंड करता है, क्योंकि कई बच्चे पहली बार दौड़ते ना तो पैरों में शरीर में दर्द होता है और बच्चे घर घुस जाते हैं, निकलते ही नहीं है, ग्राउंड नहीं आते। आपको दोनों टाइम सुबह शाम रनिंग लगानी है। राजकुमार ने तो कोनी ग्रीस जरूरत तो मोनिया का ग्रीस करा लो भाई साहब, गोडा तोड़ लिया। चित्तो ये चित्तो। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष और इस वृक्ष को कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए पीपल, नीम या आपके यूकेलिप्टस, बरगद। तो याद रखना आपके बरगद। उत्तर संख्या डी। जको या लिख लो कद है। हाँ, अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। महाभारत के रचिताकार का नाम बताना है। महाभारत के रचिताकार का नाम। ऑप्शन में कालिदास, विद्यापति, तुलसीदास या वेदव्यास। बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार व लाजवाब प्रश्न। भारत का जो सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बड़ा जो आपके महाकाव्य है उसका नाम है महाभारत, और महाभारत और गीता नामक दोनों ग्रंथ को लिखने का कार्य किया है वेदव्यास। वेदों की रचना का उल्लेख भी किसने किया है? वेदव्यास के द्वारा। गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार। संतोष बेटा, आप अगर जिम जा रहे हो ना तो आपको एक्चुअल में रनिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जिम जाने वाला वैसे ही स्ट्रांग बहुत होता है और वो कहीं से कूद जाता है और कहीं पे भाग जाता है। क्या है? कौन है ये जिम कौन करी बेटा? है ना, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। प्रत्येक वर्ष में इतना जोर लगा लो, इतना जोर इन्हें लगा उरा जो थे। प्रत्येक वर्ष में हिंदी दिवस को किस तिथि के रूप में मनाया जाता है? दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या 14 मार्च को, क्या 14 अगस्त को, क्या 16 मार्च को, क्या 14 सितंबर को? हिंदी दिवस किस, बिल्कुल याद रखना 14 सितंबर को। लेकिन एक याद रखना, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे। हाँ राजकुमार, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। इतना जरूर है पढ़ाई में दे लियो यार, बता दे, मारूंगा बस। ना को दिखा। पूरा पर्सन कौन कट रहे अच्छे से आगे। हाँ ये दिख रहा है क्या? इसको बोलते देसी भाषा में कोरडा। आप कोई पढ़ेगा नहीं, ये वो नहीं है वो गलियों में यूं पू पा पाप कड़ पे बजाए और 10 रुपए ले लिए, कहते वो काली माता बन जाओ तुम,
वो नहीं है, ये काली मां नहीं है, ये चीता का हथियार है। हाँ, सुरेंद्र जी ने क्या कर दिया, जिम मोबाइल पे करते, हाँ ये जिम फोन में वीडियो देख के जिम वाली एक्सरसाइज वहीं कर लेते हैं, हाँ कि मैं भी इतने वजन उठाऊंगा, इतने बड़े बड़े डंबल उठाऊंगा, वेट लिफ्टिंग करूंगा। ये मोटिवेशन जिम को देख, फोन को देख देख के हो जाते हैं। गुरुजी प्लीज जल्दी पढ़ाओ आप, अरे अरे आ जाओ, आ जाओ। तो याद रखना, प्रत्येक हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय बोले तो 10 जनवरी। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय बजट के प्रेरणा कौन थे? बजट को जो परिभाषित करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। बजट, जो बजट को परिभाषित किया था वो याद रखिए आपके, वो आपके जेम्स विल्सन के द्वारा बजट को परिभाषित करवाया। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक बोलते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का जनक, जिसे 1834 के अंदर डाला गया। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लेके आने वाले लोंडे का नाम क्या है? लॉर्ड मैकाले। लेकिन बजट को जो परिभाषित किया गया भारत के लिए, वो जेम्स विल्सन के द्वारा। उत्तर संख्या आपके राइट सी उत्तर। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी बच्चे। वेट संबंधित है, हाँ प्रशांत, वेट एक कर का नाम है, ये आपको बताना है। वेट आयकर है या सीमा शुल्क है? वेट संबंधित के कर को बोलते हैं। सर कितने देर की क्लास होगी? राम भरोसे है भाई, क्लास चलती रहती, रुकेगी नहीं अब। हाँ बता दे। वेट याद रखना किसी वस्तु पे लगे कर का नाम है। उत्तर संख्या आपके विक्री कर। लेकिन एक याद रखना, जीएसटी, जीएसटी जो कर है ना, जीएसटी कर, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी ध्यान देना। हाँ हाँ, किस किस पे लगता है? हाँ, तो क्या होंगे फिर? तो क्या है? देखिए, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कौन से अधिवेशन में गाया गया? तो याद रखना, ये आपके कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसी कलकत्ता अधिवेशन के अंदर 1896 में राष्ट्रीय गीत को भी पहली बार गाया। रुक जाओ यारो, जब छोड़ दिया उसको, एक बार रुक जाओ, कोई दिक्कत कौन, तो छोड़ दो एक बार, बाद में देखेंगे। और आ जाओ, अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। क्या दिए गए? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम, जीतू बता सकता है, कोई नहीं बोलेगा, आपको मम्मी कसम। 1896 में राष्ट्रीय गीत को पहली बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया? जीतू बताएगा। ऑप्शन में दिया गया मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या मद्रास। बता दे ढंगू, बता दे, एक बता दे। ये राष्ट्रीय गीत है, एक है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान का ऊपर प्रश्न आ चुका है, अब राष्ट्रीय गीत का प्रश्न आ गया है।
अब भी सोच ले। जीएसटी किस पे नहीं लगती? जीएसटी जो कर है बेटा वो याद रखना आपके शराब, पेट्रोलियम। कौन कह रहा फूड पे नहीं लगती? अच्छा, फूड पे क्यों नहीं लगे? आप कोई फूड केंद्र सरकार ने बना दिया या आपके राज्य के अंदर बिक रहा है तो उसके अंदर आईएसटी आई जीएसटी लगता है? तो जीएसटी आप चावल दुकान से लेने जाएगा तो नहीं लगेगी क्या? अच्छा, शराब, पेट्रोलियम, पानी पे किसने कह दिया नहीं लगती? आप कभी पानी की बोतल लेके आना, उस पर सब कुछ लिखा होता है। शराब, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पे कईयों पे नहीं लगती, कईयों पे लगती है। ये तीन है, आपको याद रखना। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है क्या? कौन से मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक में कब आ गया? मोबाइल तो कम्युनिकेशन स्किल में आ गया। तो याद रखना, राष्ट्रीय जो गीत है इसको भी गाया गया आपके कलकत्ता के अंदर। तूने झकी मराई है, तूने पढ़ा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक पे लगती है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? ये जीतू गलत नहीं करेगा, राजस्थान में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। क्या गल गयो? छोड़ो एक बार यार, ये देखो आगे देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356, गलत बता दिया तूने। ना बजाओ यार डमरू, डांट ले, रमै को डांट ले। हाँ, ये टप टप ना करिए। हाँ, 356 में जो लगता है वो किसी की राज्य की शासन व्यवस्था भंग होने पर राष्ट्रपति बोलेगा तब राज्यपाल वहां यूज में लेगा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा यहां पर आपके राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। उत्तर संख्या आपके डी उत्तर। जबकि वित्तीय आपातकाल का जो उल्लेख होगा कभी भी वो 360 में, जो आज कभी भी नहीं लगा। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 में, और जिसका यूज भारत ने कितनी बार कर लिया? बिल्कुल 3 बार। एक 1962, एक 1971, एक 1975। हाँ भाई, कहा है तेरे तो फ्री है सौदा। अरे लोक लागो क्या चल जाएगा? अरे क्या सिखाए रहे क्या चल रहे? अरे 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 डकनिया। आगे देखिए, केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसको होता है? केंद्र सरकार के नियंत्रण करने का अधिकार। अब देखो, नियंत्रण का मतलब होता है खर्चे कम करना है। खर्चा जो कम, नहीं नहीं नहीं, इसका काम क्या है? देखो, नियंत्रण करने का एकमात्र। अब नियंत्रण कौन कर सकता है? कानून बनाकर उनके खर्चों कम किया जा सकता है। तो ये देखो, अगर ये प्रश्न में संसद आएगा, लेकिन केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? यहां पर नियंत्रण रखना, रख रखाव की अगर बात आए तो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। क्या बोल रहे हो भाई? अरे क्या लिख रहा है यार? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। ये सही है। अच्छा, इसमें इतनी सी बात पूछ रहा है,
भारत का प्रथम वित्त मंत्री पूछ रहा है, वित्त मंत्री। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था। तो आम बजट रखने वाले व्यक्ति का नाम जो था आपके षणमुख सेठी। उत्तर संख्या आपके सीडी देशमुख को याद रखना। देश का, देश में आरबीआई का क्या बोलते हैं? प्रथम भारतीय गवर्नर कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखना, हमारे देश का पहला क्या बताया? गृह मंत्री। लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे। अगले प्रश्न में देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, जीतू बता सकता है? जीतू, 352 किस चीज को परिभाषित या संबंधित करता है? 352 अभी पढ़ा भी था हमने जस्ट। नहीं चलेगी, मैं कहते नहीं चलेगी। अरे मान जा, याद रखना आपके आपातकालीन घोषणा के विषय से संबंधित। और कैसा आपातकाल है इसके अंदर? राष्ट्रीय आपातकाल, जो तीन बार लगा है। अगले प्रश्न को देखोगे क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अंदर अगर कोई व्यक्ति राज्यों को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य क्या देनी है? शिक्षा। तो ये क्या चीज आपका एक मौलिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है? इनमें से कोई नहीं, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्यों को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का अधिकार देता है? राज्यों को। अब राज्यों को देता है तो वो राज्य के क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवानी है, तभी राज्यों को यह अधिकार दिया गया आपके। तो ये ध्यान देना, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देसी छोरा जाट आड़ा, ए उत्तर। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी बच्चे कि भारतीय संविधान के अनुसार एंग्लो इंडियन समुदाय के तहत राष्ट्रपति कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है, जिसे 2030 तक रोक दिया गया? रोक लगा दिया, रोक दिए गए। बिल्कुल 2 सदस्य जो वर्तमान में मनोनीत नहीं है। अब एक छोटा सा प्रश्न है, अगर यहां पर प्रश्न आ जाए कि लोकसभा के अंदर कुल सीट कितनी है? कुल सीटें, हाँ राजकुमार, लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? तो ध्यान देना, आपके 543। इस 543 का एक सदस्य बनना हो, कुल अधिकतम पूछे तो 550 है। अगर इसको जोड़ेंगे तो तब आपके 200 545 होते, फिलहाल 543 है। इसका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, हाँ 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 88वें संविधान, इसको हटाइए एक बार आप, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक नहीं है? अब सुनना, इसका मतलब समझ लो। सचिन हो रहा यार, तो यहाँ तो एल पहले हो तो 21 भी बता सके हो, तो यहाँ याद रख लो 25-30 है, तो पेपर में ही कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित आयोग संविधान में संवैधानिक नहीं है। ये संवैधानिक का मतलब समझो क्या होता है। अगर भारतीय संविधान के 395 किसी भी अनुच्छेद के अंदर कोई भी जानकारी है, तब तो वो क्या होगा बेटा? आपके संवैधानिक होगा, नहीं तो उसको बोलेंगे गैर संवैधानिक। और गैर संवैधानिक एक ही आयोग है, यहां पर कौन सा है? जिसको आप वर्तमान में क्या बोलते हैं? नीति आयोग का कोई भी क्या नहीं है, आपके संविधान में उल्लेख नहीं है। और नीति आयोग बना कब, ये बता दो, बना कब?
ये नीति आयोग के अंदर योजनाएं बनती है तत्कालीन, देश में किस चीज की कमी चल रही है योजना बना दो, उनको उत्थान करके लोग को आगे आगे बढ़ाओ। योजनाएं बनाती है अब केंद्र राज्य मिलकर। ये योजना बन रही है क्या? ये इनको एक बार काली माता के दर्शन करा के आता हूँ। चिंग चांग पिंग पांग पिंग पुंग पांग। हाँ, नक बिठाए तने कौन बैठे ने तू? और तू रह, तू रह, और तू? गलती इतनी है, जाम गया, यही गलती है। अगला प्रश्न देखिए, 42वां संविधान संशोधन के बिल को कौन से वर्ष में पारित किया? और याद रखना, इस 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के अंदर पहली बार जनता के लिए क्या बना दिए गए? मूल कर्तव्य। क्या बना दिए? मूल कर्तव्य, जिन्हें कहां से लिया गया? रूस से लिया गया। और ये जो संविधान संशोधन किया गया, ये याद रखना 1976। एक मिलेगा 44वां, वो 448 याद रख लेना 1978। अब ये ट्रिक तो मैं ही बना दी, अच्छी बावड़ी है। तो तेरी ट्रिक तेरे को नहीं याद रखिए। आगे देखिए, भारतीय संविधान या भारत का या देश का जो राष्ट्र ध्वज है, इसमें लंबाई और चौड़ाई या चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? हाँ जीतू बेटा, क्यों बेटा? यो कौन के 3:2? अगर होता तो ये कर देता। आ लो, बिल्कुल सही कहा जीतियो। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है लंबाई अनुपात चौड़ाई। लंबाई अनुपात चौड़ाई हमेशा राष्ट्रीय ध्वज में ये शब्द नहीं मिले कभी भी आपको। तब आपको क्या बताना पड़ेगा? 3:2। लेकिन याद रखना जीतू, पहले इसने क्या पूछ लिया, फिर क्या पूछ रहा है? अब बता क्या होगा? क्योंकि यहां लंबाई 3 है और यहां चौड़ाई 2 है, उल्टा कर दिया। 2:3। देखो समझा रहा हूं, तो कभी बोलता ये आएगा, ऐसे मत करो। कैसे करो फिर? देखिए, ये लोकपाल का प्रस्ताव लिख लो। ये भारतीय प्रशासन में एक लोकपाल का प्रस्तावित किया गया। ये लोकपाल शब्द याद रखना, ये स्वीडन से लिया गया। इतना बता दो, स्वीडन की राजधानी का नाम? स्टॉकहोम। और ये बताइए, स्वीडन से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ओएडो, ये ज्ञानपीठ तो भारत को बेटा, नोबेल पुरस्कार याद रखना। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी बच्चे। क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है वो कितने वर्ष की होती है? उच्च न्यायालयों के अंदर सेवानिवृत्ति। और एक होता है आपके उच्चतम। छोटनी मोनिया कोंडटे जा खास है कि कोई ना पूछ, मैं उरा क्या खातर हूं? मेरू पूछ, मेरू पूछ, कौन सा लिखा हो बता? 49 गो उत्तर लिख तो स्वीडन देश है ना। बोल पर बात करनी तो नहीं, तो क्यों खाए चोटला? कौन मानो थे? कौन मानो? मैं ना को जैसा ना को लग जी, आंख पर लग जी। कौन मानो है? ईप का लागी है। याद रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में सेवानिवृत्ति, लेकिन एक मिलेगा उच्चतम। ये नहीं करें। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्ति कितनी है न्यायाधीशों की? और बताइए। एक उच्च न्यायालय के अंदर सेवानिवृत्ति और एक उच्चतम न्यायालय, यानी कि उच्च का भी उच्च, जिसे क्या बोलेंगे? सर्वोच्च। ठीक ना?
अब आ जाएगी आवाज, ना घबराओ, लिखता चलो थे, बताता चलो। याद रखना, भारतीय हिंदी को एक अधिकारी भाषा का रूप दिया, और हमारी हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा है क्या? ये बताइए, राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है? मैं जो पूछ रहा हूं वो क्यों कौन बताओ थे रे ना, क्यों कौन बताओ थे ना, मैं क्यों पूछू, क्यों कौन बताओ थे? आपसे नहीं बात करता थको को नहीं के। हमारी जो हिंदी है उसे राष्ट्रभाषा याद रखना 343 में बताए, लेकिन वर्तमान में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बोलते, राजभाषा बोलते, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 343 ए के अंदर किया गया। इस प्रश्न में मिस्टेक है, इसके आगे ए शब्द लगा लेना, उत्तर संख्या आपके ये बन जाएगा, जो बी या सी है वो देख लेना। तभी तो कह रहा हूं चीजों को लगाते चले आराम से, नहीं पर मानना नहीं है। हाँ सही हो जाएगा। आगे देखिए, सत्यमेव जयते एक भारत का क्या है? जीतू क्या शब्द है ये, क्या चीज है ये सत्यमेव जयते? सर सत्यमेव जयते एक वाक्य है, क्या भैया? एक है वाक्य है, और ये वाक्य हमारे देश के लिए कैसा वाक्य है? राष्ट्रीय वाक्य है। हमारे देश की राष्ट्रीय लाइन क्या है? सत्यमेव जयते, जिसे भारत के अशोक चिन्ह के नीचे लिखा गया, और इस चिन्ह को कौन से ग्रंथ से लिया गया है? याद रखना, मुंडोक उपनिषद से। तो ये बार बार पेपर में आता है, बार बार मैं बहुत बार करवाता हूं। क्यों करवाता हूं? क्योंकि पेपर में आता है और आएगा, इसलिए बार बार इसका रट्टा मरवा रहा हूं। मुंडोक उपनिषद से लिए गया भारत का आदर्श या राष्ट्रीय वाक्य का नाम क्या है? हाँ रोहित, हमारे देश का आदर्श या राष्ट्रीय वाक्य क्या है? हाँ कार्तिक, ये लिख रहा के ऊपर ना, इसको रोहित को तो बस ये दिख रही है क्या छुट्टी हुई कब पतंग उड़ाऊं। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को एक दर्जा दिया गया, और इन सभी राजभाषाओं के लिए एक अनुसूची के अंदर उसकी चर्चा की गई है। तो कई बार प्रश्न आता है अनुसूची ना पूछ के, हमारी 22 भाषाओं के लिए भाग संख्या क्या है? तो भाग संख्या 17 में, किसमें दिया गया? 17 में। इस हमारी जो राजभाषाओं में से 22 में से जो हमारे देश की राजभाषा है उसका नाम क्या है? हिंदी। अब एक बात बोलेगा छोटा मोनू, हिंदी दिवस कब आता है छोटे मोनू? आज ही पढ़ाया, कौन नहीं बता लेंगे? नहीं गलत हो गया। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोले तो याद रखना 14 सितंबर। यार वो तो सही, पर मैं उससे पूछ रहा हूं क्यों बोल रहा है बीच में? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। अब एक छोटा सा प्रश्न बताइए, हमारे संविधान में अनुसूचियां है 12, अनुसूचियां थी, हाँ भाषाएं कितनी है? 22। हाँ पहले 14 थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत मैं कौन ही मानना ही है गुरुजी, ये गुरुजी कौन माने? सूबेदार जी फिर बाद में ना गई, मैं ईब देख लो डोरो कर ही दूंगा बस। हाँ राघवेंद्र, ना 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 को, हाँ इधर हो जा, इधर हो जा, हाँ इधर हो जा, हाँ उधर, हाँ इधर हो जा, इधर हो जा, उतार दो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आवाज सुनना बस, एक बच्चे की आवाज। हाँ इधर, हाँ बंद है, उधर से करके इधर आ जा, इधर आ जा, मैं कह रहा हूँ हाँ हाँ इधर नीचे झुक जा, हाँ इधर आ जा, आ जा आ जा, इधर आ, ईमानदारी से आ जा। हाँ आराम से मारूंगा, आराम से मारूंगा, हाँ धीरे धीरे मारूंगा। कौन माना है? कौन माना है? मैं को पढ़ ले मैं बात करूंगा, कभी कॉलेज जाऊंगा। और तू तू और तू रे, तू कौन माना है? मेरा खुद का लाग की थाल मारता मारता है। चेता का लाग गया आज
भैंसी लागी तेरे मारते राजकुमार। हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था, अनुच्छेद नहीं है, अनुसूची, हमारे लिए जो पंचायत की व्यवस्था की गई है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो अनुसूची है वो नई जोड़ी गई और जिसका नाम है 11वीं अनुसूची। अब कई बार प्रश्न आता है, सर भारतीय संविधान में पंचायत के गठन की बात कौन से अनुच्छेद में है, गठन की बात, तो याद रखना अनुच्छेद 40 में। तो पंचायत के गठन की बात कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अब नया प्रश्न सुनना, पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस अनुच्छेद में है? 40 में। और पंचायत राज व्यवस्था दिवस कब आता है? राज व्यवस्था दिवस तो याद रखना आपके 24 अप्रैल को। पंचायत का दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 24 अप्रैल को। और पंचायत का आपको एक सदस्य, एक नेता बनना पड़ जाए तो कितनी आयु चाहिए? 21 वर्षीय। ठीक है, पंचायत। और पंचायत हमारे देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना था राजस्थान के अंदर। तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू कहां किया गया था? नागौर के बगदरी गांव में। चीता घायल हो गया, चीता का लग गई आज यार, देख ब्लड भी आ गया, रेड ब्लड सेल्स आ गई आपके। तो बचाए, रुक जाए एक बार। अगले प्रश्न को देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, ये तो पता ही, अभी बताया था। हाँ जी, तू बता सकता है अपना पेड़ किसो है? हाँ, बरगद। अगला देखिए, भारतीय संविधान में हमारे ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात बता सकते हैं? बिल्कुल, 3:2। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? 21(1) के अंदर आपको पढ़ने की शिक्षा दी गई है, जिसे शिक्षा का अधिकार बोलते हैं। हाँ, आपके विचार को व्यक्त कर सकते हो, तो आपको स्वतंत्रता दी गई है 19(1) के अंदर। उत्तर संख्या आपके डी उत्तर लगाएंगे सभी बच्चे। लाइक शेयर करते ठोकेंगे भाई, फटाफट से ठोकते चलो। 100 प्रश्नों का निचोड़ है, महामैराथन क्लास चल रही है। 100 प्रश्न देख लो, अभी 100 प्रश्न करवाऊंगा, अभी 57 पे ही पहुंचाऊं। पूरे 100 प्रश्न करवाऊंगा, 100 में से 57 पे ही पहुंचाऊं अभी तक। और राजीव, अगले प्रश्न में देखिए क्या दिखे। 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान को मूल कर्तव्य मिले। क्या मिले? मूल कर्तव्य दिए। और इस मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर रखा गया है? और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में इन्हें कब जोड़ दिया गया? 1976। जब लेके आए तब इनके मूल कर्तव्यों को हम कितनी संख्या ली थी? 10। लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपके 51(1). लेकिन प्रश्न बनेगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से भाग संख्या में है? ये अच्छा प्रश्न है, भाग संख्या। तो भाग संख्या याद रखना 4 क में। तो हमारे मौलिक कर्तव्य कौन से भाग संख्या में? तो नहीं पढ़ रहा। एक बात बताऊं कार्तिक बेटा, अगर तू पढ़ाई पे ध्यान देना तो पेपर निकाल लेगा, बट तेरा ध्यान पता है क्या है? तूने एक फोन ला रखा है 20-25 हजार रुपए का, ऐसा पूरा टच चाहिए। इस टच के अंदर एक ऐप डाउनलोड कर रखा है जिसको बोलते हैं इंस्टा, और एक और चल रही है, एक और डाउनलोड कर रखा है, उसको बोलते हैं स्नैप। हाँ, और एक और बच्चा कह रहा है सर एक बड़ा सा ऐप है जिसको बोलते हैं क्रोम, यानी कि गूगल सर्च इंजन। ये तेरे फोन में तीनों जो ऐप है ना, ये तेरी जिंदगी का बर्बादी का घर है। बर्बादी का पहला घर है तेरा, दूसरा है स्नैप, और तुझे दुनिया से खत्म कर देगा, यानी कि तेरी आत्मा परमात्मा सबको एक साथ कर देगा इंस्टा। ये देख लो, आज लग गई है, चीते के लग गई, आज खून आ गया, रेड ब्लड सेल्स आ गई हैं, देख लो।
अच्छा मैं, हाँ, अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। क्या दिए गए? भारत का राष्ट्रीय गीत लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? मेरे फोन में नहीं है बेटा, देख सकता है। भारत का राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है? बिल्कुल याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा हमारे गीत को बोलते वंदे मातरम। जन गण मन याद रखना राघवेंद्र, ये राष्ट्रीय गान है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रीय गान के रचिताकार का नाम रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बता दो यार, फिर भी नहीं बता रहे। चलिए बता देगा जीतू, रोहित बता दो, कोई नहीं बोलेगा, मां कसम तुमको सबको। या तो जीतू और ये रोहित फंस गए दोनों, ये साला फंस गया। हाँ रोहित, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और तेरी, बिल्कुल उत्तर संख्या आपके 25। 25 में से बड़ा है इलाहाबाद हाईकोर्ट और छोटा है आपके सिक्किम गंगटोक हाईकोर्ट। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी बच्चे। झारखंड राज्य को किस वर्ष में बनाया गया? और याद रखना, झारखंड जो राज्य है ये बिहार से अलग किया गया था, बिहार से अलग। सचिन हो रहे आ जा, मैं क्या कहा था खड़े हूं, कमेंट तो ठीक है। अगली क्लास गणित की होगी, नेहा मैडम के सभी बच्चे ज्वाइन और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। हाँ, अगली क्लास 100% के बाद गणित की होगी, कृपया करके शांति बनाए रखें। 1 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बना था यूपी से उत्तराखंड। ये देखूंगा, ये देखूंगा, ये काम की बात, ये क्यों नहीं लिखते ये। 9 नवंबर 2000 को राज्य बना था आपके सॉरी ये उल्टा लिख दिया, ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और ये है भैया आपके यूपी से उत्तराखंड। और 15 नवंबर को बना आपके बिहार से झारखंड, और झारखंड की राजधानी का नाम है रांची। ये ध्यान देना आप सभी बच्चे। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? हिमालय पर्वत को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? हिमालय पर्वत को, सॉरी, ये ध्यान, यार चोट लग गई आज। पानी लेके आ जी, तो पानी लेके आ, पानी लेके आ जा। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1971 में। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, राजधानी हिमाचल की। अगले प्रश्न को देखिए, नए राज्य के गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? अब कोई राज्य बनाना है, उसमें परिवर्तन करना है, यह अधिकार दिया गया है आपके भारतीय संसद को। उत्तर संख्या आपके डी। अब एक छोटा सा प्रश्न छोटा मोनू बताएगा कि छोटे मोनू संसद में कितने सदन होते हैं? 2 के नाम बता देगा, बता। हाँ, लोकसभा राज्यसभा। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दे? रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर में देख सकते हो? रिंग ऑफ फायर का मतलब होता है ये कोई महासागर है और महासागर के चारों तरफ ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी आग की तरह दिखती है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से पुकारते हैं। बागड़ बिल्ला कौन सा? वो दोनों बच्चे क्यों नहीं है ना भैया?
अटलांटिक महासागर नहीं, ये पैसिफिक ओशियन को कहा जाता है आपके। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर में देखते हो? तो याद रखना आपके प्रशांत महासागर। उत्तर संख्या आपके डी उत्तर, पैसिफिक ओशन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? दुनिया की सबसे लंबी एक पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन में दिया गया आल्प्स, एंडीज, रॉकीज या हिमालय। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का नाम याद रखना, यहां जो राइट उत्तर होगा वो एंडीज पर्वत होगा। दुनिया की सबसे नवीन, दुनिया की, हाँ, दक्षिणी अमेरिका, सबसे नवीन पर्वत को बोलते हिमालय। और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत को बोलते अरावली। और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत को बोलते हैं रॉकीज। उत्तरी अमेरिका। अरावली और हिमालय दोनों एशिया की हैं। ये चार कार्तिक यार जेब में हाथ डाल रखे, लिख लिया कर यार चीजें यार। ये दुनिया की नई पर्वत कौन सी है, दुनिया की पुरानी। यो टिंगर कौन पड़ा है, यो हाथ तो निकल गयो। अगले फिर भी यार, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? सतपुड़ा की श्रृंखला से निकल रही है, गलत है। ये नासिक है बेटा, ये नासिक है। नासिक के पास से निकलते उसको बोलते गोदावरी। याद रखना इसका राइट उत्तर होगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। महाबलेश्वर से निकलती है आपके कृष्णा नदी। और तेरी राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। इधर आजा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्य से गुजरती है? जीतू बेटा, अगर कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटेगी तो कितने राज्य से गुजरेगी? यार क्यों नहीं पड़ता जीतू यार? है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? एक गुजरात, एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड, एक पश्चिम बंगाल, एक मिजोरम, सॉरी, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। 8 राज्य। और इनमें से कौन से ऑप्शन में सही है? बिल्कुल झारखंड आएगा। यहां से भी नहीं गुजरती, यहां से भी नहीं, यहां से भी नहीं। देख लो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब एक छोटा सा प्रश्न, कर्क रेखा पे जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा लंबवत, तो भारत में एक बड़ा दिन होगा। बिल्कुल 21 जून को। कब भैया? 21 जून को। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपके झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का सबसे दूर पश्चिमी बिंदु। अब 5 बातें याद रखना। अगर प्रश्न आ जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, याद रखना उसे बोलते इंदिरा कोल। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणी, तो याद रखना उसे बोलते इंदिरा पॉइंट। और आ जाए भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, बीच का मैं बताऊंगा, रुक जाए एक बार। याद रखना कन्याकुमारी। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो याद रखना गोहर माता, ये पश्चिमी बिंदु, ये सरकरिक गुजरात में पड़ता है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो याद रखना कीबीथू, अरुणाचल प्रदेश में, इसे वांगलू भी बोलते हैं। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो स्टार्ट होता है
वो 68 डिग्री 7 मिनट आपके पूर्वी देशांतर से। तो दिए गए ऑप्शन में आपका सी उत्तर। हाँ गुजरात से, ये लिख लो। आता है बेटा ये को लिखनो, गलती होगी मेरी तो, पूर्वी देशांतर भी लिखी से थी। मोनू काम का लड़का सही है, वाह बेटा वाह। 69 कुछ पर्सन नहीं कराए वो छोड़ दिए, तो ये प्रशांत से पूछना पड़ेगा। प्रशांत आपके फैमिली वाले भी जुड़ गए? हाँ राधे राधे भाई, फूफा जी के बच्चे। हाँ आईडी आदमी कमाल का है, ये कंबोडिया देश से आया ये, इसलिए कमाल का आदमी है ये। अगले प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, सुनना मेरी बात, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों का एक सदस्य है? अब ये इस प्रकार आप यहां से चलना, कंबोडिया यूरोप, कंबोडिया अफ्रीका है क्या? एक बार चेक मारना, कंबोडिया, युगांडा। सुनना, ये 7 बहनों वाले राज्य हैं आपके। यहां एक राज्य याद रखना आपके, सिक्किम। और एक यहां एक राज्य याद रखना आपके, कौन सा, वेस्ट बंगाल। इन दोनों को छोड़ दो, सुनना मेरी बात, इनको छोड़ दो, इधर के सारे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, इसी के नीचे पड़ता है आपके नागालैंड, नागालैंड, इसी के नीचे पड़ता है मणिपुर, और इसी के नीचे पड़ता है आपके मिजोरम, और ये वाला जो एरिया इसको बोलते हैं त्रिपुरा, और यहां एक छोटा सा राज्य जिसका नाम है मेघालय। यहां एक स्टेट है जिसका नाम है आपके असम। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 1 7, 7 स्टेट जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वी साइड के, उत्तर पूर्वी राज्य बोलते हैं इनको। इनमें से कौन कौन से हिस्से हैं? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। तो कौन सा राज्य है? अगर प्रश्न आ जाए 7 बहनों वाले राज्यों में कौन से राज्य नहीं है, तो इनको 7 को छोड़ के 21 राज्य नहीं है। इन पड़ोसी में से कई बार ऑप्शन में ये 2 नाम दे देता है, ये दोनों राज्य नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है तो बाकी तो ऑटोमेटिक नहीं है। आगे देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार प्रदेश से नहीं लगती? अब आपको इतना पता करना है, म्यांमार भारत के किस दिशा से लगा है। ध्यान सुनना, वही क्षेत्र वाला। देखो म्यांमार से लगता है आपके, एक तो अरुणा, एक लगता है नागा, एक लगता है मणिपुर, और एक लगता है मिजोरम। तो म्यांमार यहां पड़ता है आपके, ये वाला एरिया, और इससे कितने राज्य लगे भारत के? 4। ऑप्शन में असम नहीं लगता, असम अंदर की साइड आ गया। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? एक असम की नहीं लगती, और एक तमिलनाडु की भी नहीं लगती, और एक मिजोरम की लगती है, अरुणाचल की लगती है। दिए गए ऑप्शन में आपके राइट उत्तर होगा आपके असम और तमिलनाडु, ये दोनों होंगे, ए और प्लस बी दोनों कर लेना। म्यांमार से भारत के 4 राज्य लगते हैं, क्योंकि जो असम राज्य है ना बेटा, असम राज्य एक तो लगता है भूटान से, एक लगता है असम भैया आपके इससे बांग्लादेश से। असम 2 ही राज्यों से 2 ही देशों से लगता है। लव यू टू राजपूत। ये भाई साहब बातें नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।
ये कुछ भी कर सकता है, फूफा, ये फूफा। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या दिएगा नेक्स्ट प्रश्न। संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करता? मेरी बात सुनना, आपके पांडुचेरी हिस्सा है, पांडुचेरी हिस्सा याद रखना आपके इस। आज चार्ज नहीं हो रहे यार, क्या तो कोई चार्ज ला गया, कौन चार्ज मेरे पूछ ले, नहीं आज तक दिक्कत आई है। दे दे, मर गया ये तिसाया के 5 मोड़ के लिए आए ये। आवाज
अब नहीं होगी वॉइस प्रॉब्लम, अब चल पड़ी क्लास। 100% है। अब देख लो कितने पे आ चुके अपन, 72, 28 क्वेश्चन है, रगड़ देंगे आप। देखिए, संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी किस सीमा के साथ अपना हिस्सा नहीं बनाता? दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद रखना, आपके मणिपुर, और बाकी इससे सबसे लगता है, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश लगा तो केरल से क्यों नहीं लगेगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? भारत का जो एरिया है वो पाकिस्तान से कितना बड़ा है? अब पाकिस्तान के 4 हिस्से बनाओगे तब जाके क्या बनेगा, एक भारत। तो पाकिस्तान का एरिया भारत का एरिया पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? 4 गुना। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। भारत का सबसे दूर स्थल, भारत का सबसे, अरे पढ़ा लू के, भारत का सबसे दूर स्थल, अगर यहां पर सुदूर की जगह मुख्य भूमि आता तब तो मैं करता कन्याकुमारी, लेकिन इसका सबसे दूर जो बिंदु है वो ग्रेट निकोबार में पड़ता है, इंदिरा पॉइंट। क्या पड़ता है भैया? इंदिरा पॉइंट। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ भारत की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ लगती है 3323 किलोमीटर, चीन के साथ लगती है 3488 किलोमीटर, और बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा। तो ज्यादा किसके साथ हो गई? और याद रखना, सबसे कम जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान से 106, लेकिन भूटान के साथ भारत की सीमा लगती है 699 किलोमीटर। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, एक देश हो रहा है क्या? चीन बता तो दिया। म्यांमार के साथ जो सीमा लगती है वो 1648 किलोमीटर की सीमा, 1643 किलोमीटर की सीमा। तो भारत कौन से देश के साथ कितनी सीमा बनाता है ये सारी बता दी। भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा बनाता है? 7 में से ज्यादा और सबसे कम अफगानिस्तान। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भारत के अंदर बना हुआ है। हाँ जी तो बेटा बिल्कुल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल पड़ते हैं पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? याद रखना, लोथल। ये लोथल नहीं है, ये गुजरात में है। ये लोथल है। ये तेरे को तो तेरे ननियाल का गांव दिखता है, लोथल है। केमी कोनी काक पड़ा कुत्ता घुसाबा हो रही है। सही है। अब सुनना मेरी बात। कई बार प्रश्न आएगा कि हड़प्पा स्थल को कौन सी नदी के किनारे खोजा गया था? याद रखना, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो को जो खोजा गया उस नदी का नाम है आपके सिंधु नदी। और भोगवा नदी को जो खोजा गया वो किस नदी के किनारे? सॉरी, लोथल को भोगवा नदी, भोगवा जो साबरमती की सहायक नदी है वो लुप्त अब नहीं है, वो गग्गर नदी के किनारे। सॉरी, वो गग्गर, आप सरस्वती, गग्गर का प्राचीन नाम सरस्वती है, अब नहीं है सरस्वती, लुप्त अब। वो सिंधु के नहीं है, वो गग्गर को ही सरस्वती बोलते हैं। सिंधु तो आज भी वर्तमान में जिंदा है। सिंधु तो, सरस्वती डूब चुकी। सिंधु और गंगा और यमुना तीनों मिलती थी प्रयागराज में, अब नहीं है सरस्वती नदी। सरस्वती के साक्ष्य राजस्थान से मिले, वो सरस्वती जो नदी है वो आज वर्तमान की गग्गर कहलाती है। वो सरस्वती तो बता रहा, वो राजस्थान में थी नहीं कभी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? मेन पॉपुलर क्यों थी? क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय।
तो याद रखना यहां पर उत्तर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन, यानी कि तभी तो नगरीय बनेगी। उत्तर संख्या आपके बी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए, इंटरनेशनल राइट रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा, ये राइस आ गया। अब इंटरनेशनल राइस का मतलब यहां पर बन गया, हिंदी में लिख लो अंतरराष्ट्रीय चावल शोध केंद्र है ये, चावल अंतरराष्ट्रीय। लेकिन अगर भारत में राष्ट्रीय चावल पूछे तो बताना है कटक उड़ीसा में, और अंतरराष्ट्रीय चावल शोध केंद्र बिल्कुल मनीला की राजधानी फिलीपींस। तो फिलीपींस के अंदर याद रखना किस जगह पड़ता है ये, मनीला। गेहूं का मैक्सिको के अंदर। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी मेरे छोटे भाई, विजय स्तंभ भारत के किस जगह पर स्थित है? जिसे विजय स्तंभ और एक और पड़ता है यहां, उसको बोलते कीर्ति स्तंभ। राणा कुंभा के द्वारा इसको बनाए गए, और ये पड़ते राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पे? ये तो अच्छा ही प्रश्न है। अब वैज्ञानिक है, ये अंतरिक्ष के अंदर काम करेगा, बताइए दोस्तों एक बार। बैठा रहो चुपचाप, कोई जरूरत नहीं, बैठा रहा। पापा से बात करा फिर जाने दूंगा, आज इसके पापा को शिकायत लगानी पड़ेगी। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, बिल्कुल जहां इसरो कार्य कर रहा है, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन पूछ रहा है। ये उपकरण संगठन और आपके जो अंतरिक्ष केंद्र है ना, ये दोनों अलग अलग है बेटा, ये इसरो अलग है, ये उपकरण अलग है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके चंडीगढ़। अगले प्रश्न को देखिए 81, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपके डायरोलॉजी, इसको देखें, अगला देख लो एक बार। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पड़ती है? ये अच्छा प्रश्न है। अब विज्ञान संस्थान तो सभी को पता है, हाँ, तो बेंगलोर आपके आ गया क्या वो। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस जगह पड़ता? अभी पढ़ा था चंडीगढ़। सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र, छोड़ ये सारे विज्ञान वाले प्रश्नों को देखिए। सेलुलर और आणविक जो विज्ञान केंद्र है ना, ये आपके हैदराबाद में। कहां है भैया? हैदराबाद। अगले प्रश्न को देखिए भाई फटाफट से, भारत का सबसे लंबा बांध, नहीं बाकड़ा बांध तो बेटा बड़ा है, जीतू भी पीछे पीछे बोल देगा, ये तो बड़ा है बेटा। अब बता, हीराकुंड बांध है, और ये पड़ता है उड़ीसा कटक नदी पर। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, दुनिया का सबसे छोटा देश, दुनिया का सबसे छोटा देश तो सभी को पता है, वेटिकन सिटी, टोगा, मोया या मोनाको। बिल्कुल सही है, छोटा देश, चाहे क्षेत्रफल बोले चाहे जनसंख्या, दोनों बताना है, वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न देखिए सभी बच्चे, भारत का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, ठीक है ना, कौन से संग्रहालय और पुराना? ये आंध्र प्रदेश। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां आंध्र प्रदेश काट देना। ये हैदराबाद पूछ रहा है, ये पूछ रहा है राज्य या केंद्र कौन से में बड़ा है, तो ये तेलंगाना वर्तमान में हैदराबाद के अंदर है, जिसे राष्ट्रीय आपके सलारगंज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? ये अच्छा प्रश्न है। तो देखिए हैदराबाद में पड़ता है, वो सही है, क्योंकि वो ऑप्शन दिया नहीं था हैदराबाद, पहले आंध्र प्रदेश में था हैदराबाद, वो ओल्ड पर्सन था, लेकिन हैदराबाद अब तेलंगाना में। तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल जो क्षेत्र है वो ग्वालियर में पड़ता है, और ग्वालियर याद रखना कौन सी नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। अगले प्रश्न को देखिए सभी बच्चे क्या दिए गए, रेलवे स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय क्या है? बिल्कुल सही है, रेलवे स्टाफ कॉलेज का जो मुख्यालय है वो बड़ोदरा है, और बड़ोदरा पड़ता है आपके गुजरात में।
जहां बड़ौदा बैंक का मुख्यालय भी है। अगले प्रश्न को देखेंगे, किस स्थान को भारत का कैथेड्रल शहर कहा जाता है? ये अच्छा प्रश्न है, एक बार चेक मारो इसको। कैथेड्रल एक चर्च के नाम से फेमस है ये। बनारस या कांचीपुरम या मदुरै, ये तमिलनाडु में हो सकता है। कैथेड्रल भुवनेश्वर उड़ीसा बन सकता है, उड़ीसा। 80 वाला क्वेश्चन का आंसर फिर से बताइए सर। 80 वाले प्रश्न में क्या है, देख लेंगे भाई। तो भारत का जो कैथेड्रल शहर कहा जाता है वो आपके भुवनेश्वर को कहा जाता है, उड़ीसा। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि इस पीडीएफ में काफी प्रश्न है। तो बाकी प्रश्न को हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।